तो सर्वप्रथम आज का जो हमारा विषय है, बेहतर कम्युनिकेशन कैसे करें, ये विषय आखिर मैंने क्यों चुना? योग्यताओं की एक सूची बनाई जा रही थी। ये जो पोस्ट फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जिन योग्यताओं की कंपनियों को, संस्थानों को आवश्यकता होगी, उसमें से वो कौन-सी 10 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योग्यताएँ हैं। उन 10 योग्यताओं में जो 2 सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग्यताएँ निकली, वो थी कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन। और चूँकि ये दोनों विषय मेरे हैं, अर्थात मैं इन दोनों में शिक्षा देता भी हूँ और शिक्षा ग्रहण भी करता हूँ, मैं इसका स्टूडेंट भी हूँ और मैं इसका टीचर भी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कम्युनिकेशन के विषय में मेरे को आप सबके साथ परिचर्चा करनी चाहिए। और दूसरा कारण ये भी कि जब कम्युनिकेशन की बात आती है, तो हर व्यक्ति को कम्युनिकेशन का बड़ा भय लगता है, जिसको हम लोग स्टेज फ्राइट या मंच का भय भी बोलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग कैसे किया जाए, बहुत सारे लोगों के सामने कैसे बोला जाए। और ये कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के बाद जो सबसे ज्यादा डर इंसानों को लगता है, वो होता है स्टेज पे अथवा मंच पे जा करके बोलने का। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम जानें कि ये कम्युनिकेशन आखिर है क्या, कम्युनिकेशन के पीछे दर्शन क्या है, और हम अपने आप को कम्युनिकेशन में बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम ये जो शब्द है कम्युनिकेशन, ये लैटिन के एक रूट से, जो लैटिन भाषा है, उसकी धातु कम्युनिस से बना है। और कम्युनिस का मतलब होता है शेयर करना, अर्थात बांटना या आदान प्रदान करना। आखिर कम्युनिकेशन में हम किन चीजों का आदान प्रदान करते हैं? तो भाषा में, इसकी परिभाषा में कहा गया है कि एक मैसेज का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, अर्थात एक संदेश का आदान प्रदान, इसको, इस प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो आखिर एक व्यक्ति होना चाहिए जो संदेश दे रहा है, और दूसरा होना चाहिए जिसको वो संदेश प्राप्त हो रहा है। इन दोनों के बीच में जब संदेश का आदान प्रदान होता है, उस प्रक्रिया को कम्युनिकेशन कहते हैं। और उस प्रक्रिया के विषय में यह बोला जाता है कि जो व्यक्ति संदेश देता है, वो अपने संदेश को एक तरह से संहिताबद्ध करता है, अर्थात कोडिफाई करता है, उसको कोड एक करता है। कैसे कोड देता है? एक भाषा द्वारा, एक शब्दों द्वारा, हो सकता है शरीर की भाषा द्वारा, हो सकता है अपने जेस्चर्स के द्वारा। और फिर इस संहिताबद्ध संदेश को वो दूसरे व्यक्ति को देता है, और जिसको वो संदेश दिया जाता है, वो उस संहिता का अनावरण करता है, अर्थात वो उसको डीकोडिफाई करता है, उसको डीकोड करता है, उसका मतलब निकालने का प्रयास करता है। अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं जो भी बात कर रहा हूं, एक भाषा में बात कर रहा हूं, शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, और उसके साथ साथ मेरे हाथ भी चल रहे हैं, और उसके माध्यम से भी आपको कुछ संदेश प्राप्त हो रहा है। लेकिन आप उसको डिकोडिफाई कैसे करते हैं? उस संहिताबद्ध संदेश का अनावरण आप कैसे करते हैं? आप उसकी समीक्षा अपने अनुसार करते हैं। तो जिसको भी संदेश दिया जा रहा है, याद रखिए, वह समीक्षा अपने अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी नॉलेज के अनुसार करेगा। और इसलिए आवश्यक नहीं है, जिसने संदेश दिया है, जो कि प्रेषक है, जिसको संदेश दिया गया है, वो उसी अनुसार उस चीज को समझे। और इसीलिए कम्युनिकेशन थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है। परंतु आप ये जान के आश्चर्य करेंगे कि कम्युनिकेशन की परिभाषा ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद, संस्कृत में कम्युनिकेशन अर्थ होता है संप्रेषण। और ऋग्वेद में संप्रेषण की परिभाषा दी गई है, जहां ऋग्वेद बोलता है, समानी व आकूति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मन यथा वह सुसहासति। ऋग्वेद कहता है कि कम्युनिकेशन में 3 चीजों का प्रयोग होता है: हृदय, मन, बुद्धि। आखिर हृदय क्या होता है? हृदय से मेरा मतलब वह नहीं जो खून को पंप करता है, जो खून का आदान प्रदान करता है। हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं। हृदय वह होता है जहां पे मनुष्य के भाव उत्पन्न होते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, ये उत्पन्न होती है। मन क्या है? कहा जाता है कि मन बहुत चंचल है। यह जागृतो दूर मुदईति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। जागृत अवस्था में भी उतना दूर चला जाता है जितना कि सुप्तावस्था में। परंतु मन है क्या? मन वह है जो संकल्प विकल्प करता है, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं। और बुद्धि वह है जो निर्णय लेती है। अर्थात बुद्धि निर्णय का कोष्ठ है, मन इच्छा का कोष्ठ है,
और जो हमारा हृदय है वो भावनाओं का कोष्ठ है। जो कुछ भी हमारी बुद्धि में चल रहा होता है कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, वो हमारे शब्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को मिलता है। जो कुछ भी हमारे मन में चल रहा होता है कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, हमारे शरीर की लैंग्वेज, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, उससे दूसरे को मिलता है। और जो कुछ भी हमारे हृदय में हो रहा है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, अर्थात हमारे चेहरे पे जो भाव आ रहे हैं, और हमारी टोन, जिस तरह से हम बोल रहे हैं, उसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति को मिलता है। और इसलिए ऋग्वेद यह बोलता है, जब वो प्रेषण कर रहा है और जिसको प्रेषित किया जा रहा है उनके हृदय, मन और बुद्धि तीनों समान हो जाएं, वो संप्रेषण हुआ। ये थोड़ी सी क्लिष्ट चीज है, क्योंकि यदि आप ये चाहते हैं कि जिसको संदेश दिया जा रहा है, यदि आप संदेश उसको दे रहे हैं, तो उसका हृदय और मन बुद्धि आप ही के समान हो जाए, तो सर्वप्रथम आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो भी बोल रहे हैं वो हृदय, मन, बुद्धि तीनों से एक ही दिशा में बोल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे, यदि मैं आप सबको बोलूं मैं कभी गुस्सा नहीं होता, मुझे कभी क्रोध नहीं आता, बोल तो रहा हूं मुझे क्रोध नहीं आता, परंतु मेरे चेहरे पे क्रोध झलक रहा है, मेरे बॉडी लैंग्वेज से क्रोध झलक रहा है, तो यहां पे संप्रेषण नहीं होगा। कि जो आप सुन रहे हैं मेरे शब्दों के माध्यम से, आप वो देख नहीं पा रहे हैं मेरे बॉडी लैंग्वेज में, और साथ ही आप उन भावनाओं को मेरे चेहरे पे नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि संप्रेषण का, कम्युनिकेशन का जो सबसे पहला दार्शनिक सूत्र है वह यह है कि आपको अपने हृदय, मन, बुद्धि तीनों से समान रूप से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, समान रूप से अपने संदेश को देना पड़ेगा। मैं कभी गुस्सा नहीं होता, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे हंसी आ रही है। आप देख रहे हैं कि जो मेरे चेहरे के भाव हैं और जो मेरे शब्द हैं वो एक ही दिशा की ओर आपको इंगित कर रहे हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। दूसरा चीज ये, जैसा कि मैंने कहा कि आवश्यक नहीं है आप जिसको संदेश दे रहे हैं वो उस संदेश को उसी प्रकार से समझे जैसा कि आपका आशय था। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है, हमेशा याद रखिए, संदेश देने वाला महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो संदेश जिसको दिया जा रहा है वो क्या समझ रहा है। अर्थात आपको ऐसी भाषा में, ऐसे शब्दों में दूसरे को संदेश देना चाहिए जो कि दूसरे व्यक्ति को समझ में आता हो। और हम यही गलती करते हैं। हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं, हम जब भी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में जाते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, जो हमारा बल है, जिसमें हम सक्षम हैं, हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो यदि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हूं तो मैं आपके सामने आकर के ऐसी अंग्रेजी बोलूंगा कि हर शब्द के बाद, हर वाक्य के बाद आपको दौड़ करके डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन क्या इससे संप्रेषण हो सकता है? नहीं, कि दूसरे व्यक्ति को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं संस्कृत में भी बोल सकता हूं, आप लोगों ने मेरे से संस्कृत में भी संभाषण सुने हैं, परंतु यदि मैं ये पूरी चीज संस्कृत में बोलता जाऊं तो पहले 5 मिनट तो आप बहुत ही भावपूर्ण तरीके से मेरे को सुनेंगे कि वाह कितना बढ़िया व्यक्ति है, कितना सांस्कृतिक व्यक्ति है, संस्कृत में बोल रहा है। परंतु 10-15 मिनट के बाद आप अपना सर खुजाते हुए वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। और इसलिए याद रखिए कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कम्युनिकेशन में जो आपका संबल है, जो आपका बल है, जिसमें आप सक्षम हैं, आप उस पे काम करें। आपको उस पे काम करना चाहिए जो दूसरे व्यक्ति को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। चाहे वो भाषा का आपका चयन हो, चाहे वो आपके शब्दों का चयन हो, चाहे जब हम कभी कभी बिजनेस मैसेजेस देते हैं, जब हम अभी कभी कभी प्रबंधन के भी मैसेजेस देते हैं, तो हमें ऐसी चीजों का प्रयोग करना चाहिए, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी कहावतों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए जिसको अगला व्यक्ति समझ सके और जिसको वो भली भांति उसके अंदर छुपे संदेश को भी कर सके। तो ये है दूसरा दर्शन कम्युनिकेशन का। तीसरा चीज ये है, ध्यान रखिए, कम्युनिकेशन हमेशा किसी न किसी माध्यम के द्वारा किया जाता है, जिसको कि हम चैनल भी बोलते हैं। तो जैसे अभी तो मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूं, इसको बोलते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन, क्योंकि ये मैं आपसे मुखान्वित होकर के बोल रहा हूं। एक कम्युनिकेशन ये भी हो सकता है कि आप कुछ वीडियो मैसेज बनाएं, जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि मेरे कुछ वीडियो मैसेजेस आते हैं और वो वीडियो मैसेजेस आप सुने।
एक कम्युनिकेशन ये भी हो सकता है कि आप लिख करके कोई चिट्ठी दें। एक कम्युनिकेशन ये भी हो सकता है कि आप अपनी आवाज़ टेप करके उसके माध्यम से लोगों तक उसको अपने संदेश को पहुँचाने का कोशिश करें। एक ये भी हो सकता है कि आप सूचना पट्ट पे एक सूचना डाल दें। अब इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए आपको कौन से माध्यम का चयन करना चाहिए, यह बहुत आवश्यक हो जाता है। और यहां पे ध्यान रखिए, माध्यम का चयन आपको इसके अनुसार करना चाहिए कि जो आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, वह नित्य कम्युनिकेशन है, अर्थात सामान्य कम्युनिकेशन है, अथवा असामान्य कम्युनिकेशन है। मान लीजिए मुझे यह बोलना है कि मेरा जो अगला सेशन है, अगला जो फेसबुक लाइव सेशन है, वो अगले से अगले शनिवार तक होगा। अब ये एक बहुत ही सामान्य सा कम्युनिकेशन है और ये मैं आपको नित्य जब भी मैं आता हूं सैटरडे को, शनिवार को आपके सामने ये करता हूं। तो इसके लिए मैं अपने अगर फेसबुक एक पोस्ट भी डाल दूं, मैं अगले से अगले शनिवार को पुनः आपके सामने बेहतर कम्युनिकेशन कैसे करें भाग 2 लेकर के आने वाला हूं। तो ये माध्यम इसके लिए पर्याप्त है। लेकिन मान लीजिए मुझे आपको आपके जन्मदिवस की बधाई देनी है, या आपके साथ कुछ हादसा हुआ है और मुझे आपको सहानुभूति दिखानी है, या मैं आपको एक नौकरी दे रहा हूं, या मैं आपकी नौकरी ले रहा हूं। ये जो असामान्य कम्युनिकेशन है, ये जो असाधारण कम्युनिकेशन है, ये जो अनित्य कम्युनिकेशन है, इसके लिए आपको ऐसे माध्यमों का प्रयोग करना चाहिए जिसको बोलते हैं ज्यादा रिच चैनल्स। तो ये ध्यान रखिए कि जो मुखान्वित होकर के ये जो माध्यम है, ये सबसे रिच होता है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चैनल होता है। और जो हम सूचना पट्ट पे एक सूचना लगा देते हैं, या सिर्फ पत्र लिख देते हैं, या ईमेल लिख देते हैं, इनकी जो रिचनेस है ये कम होती है। तो ध्यान रखिए, असामान्य अनित्य सूचनाएं, कम्युनिकेशन हमको ज्यादा अच्छे माध्यमों से देनी चाहिए, जैसे कि फेस टू फेस मुखातिब होके या वीडियो मैसेज के द्वारा। और जो नित्य और सामान्य कम्युनिकेशन है, वो हम सूचना पट्ट द्वारा या केवल एक लेटर के द्वारा दे सकते हैं। और आखिरी दर्शन जिसके विषय में आज मैं परिचर्चा करूंगा, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपको उसको डेटा नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और ये डेटा और इंफॉर्मेशन बहुत अलग अलग चीज है। डेटा कहते हैं आंकड़ों को, आंकड़ों से हम कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन कहते हैं सूचना को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आपको एकदम से ध्यान में आता है कि संभवतः आप गलत रास्ते पे आ गए हैं, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। आपको एक व्यक्ति सड़क पे चलता हुआ दिखाई देता है, आप उसके सामने अपनी गाड़ी ले जाके रोकते हैं। आप उससे पूछते हैं कि भाई साहब, मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहां पे हूं? वो व्यक्ति बोले कि सुनिए भाई साहब, आप अपनी गाड़ी में पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हुए सड़क की मध्य रेखा से 2 मीटर बाईं की तरफ है। आप 26 और 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 80 और 81 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में है। धन्यवाद, आप बोलेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो भी कहा वो सब सत्य है, लेकिन मुझे अभी भी नहीं समझ में आया मैं कहां हूं, और मैं अभी भी रास्ता भटका हुआ हूं। ऐसा क्यों हुआ? दूसरे व्यक्ति ने आपको इतने ज्यादा आंकड़े दिए, आपको इतना लंबा चौड़ा जवाब दिया, परंतु ये सब जो उसका जवाब था वो आंकड़े थे, उसके अंदर कोई सूचना नहीं थी। और इसलिए प्रश्न यह उठता है कि आखिर आंकड़ों में और सूचना में, डेटा में और इंफॉर्मेशन के मध्य में भिन्नता कैसे की जाए? और यहां पे जो कम्युनिकेशन का दर्शन है वो कहता है कि इसके आप 4 टेस्ट करिए, 4 तरह से इसको परखिए, 4 मापदंडों पे इसको परखिए। सबसे पहले ये परखिए कि जो भी आप दे रहे हैं, जो भी आप सूचना दे रहे हैं, क्या वो एक्यूरेट है, अर्थात क्या वो सही है? दूसरा, क्या वो कंप्लीट है, अर्थात क्या वो पूर्ण है? तीसरा, क्या वो टाइमली है, अर्थात क्या वो सामयिक है? और चौथा, क्या वो रेलेवेंट है, अर्थात क्या वो प्रासंगिक है? और यदि हम पिछले वाले उदाहरण को देखें तो हम ये पाएंगे, जो भी आपको बताया गया था वो सही था, जो भी आपको बताया गया था वो पूर्ण था, जितना उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान था उसके अनुसार पूर्ण था। जो भी आपको बताया गया था वो सामयिक था, क्योंकि जैसे ही आपने प्रश्न पूछा तुरंत ही आपको उत्तर मिल गया।
लेकिन वो प्रासंगिक नहीं था, कि प्रसंग था एक सड़क पे आप रास्ता भटके हुए हैं, ना कि अंतरिक्ष में इधर-उधर विमान से जाते हुए वहां पे कहीं आप भटक गए हैं। और इसलिए क्योंकि प्रासंगिकता इसकी संदेहजनक थी, इसलिए मात्र एक आंकड़ा बन के रह गया है, इसके अंदर कोई सूचना नहीं है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आप लोगों को कुछ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, कुछ बताने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि इन चारों प्रकोष्ठों पे आपको सही मिलना चाहिए।